यहां पर आप देख रहे हैं एक हाइड्रा। क्या आपको पता है कि हाइड्रा रिप्रोड्यूस कैसे करता है? इसके शरीर से निकलता है एक बड। ये बड धीरे धीरे बड़ा होता है और एक समय ये इस हाइड्रा से अलग हो जाता है और अलग होने के बाद ये डेवलप्ड होता है और ये एक मैच्योर हाइड्रा में कन्वर्ट होता है। तो इस तरह का जो रिप्रोडक्शन है इसे कहा जाता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले देखते हैं रिप्रोडक्शन होता क्या है। रिप्रोडक्शन एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे कि नया ऑर्गेनिज्म, जिसे कि ऑफस्प्रिंग कहा जाता है, नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है और जिससे ये ऑफस्प्रिंग बनता है उसे पेरेंट कहा जाता है। अब देखते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेकंड पार्टनर की जरूरत नहीं होती है। कहने का मतलब यह है कि एक ऑर्गेनिज्म ऑफस्प्रिंग पैदा करता हो, ऐसे सिचुएशन में इस तरह के रिप्रोडक्शन को असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। देखिए, रिप्रोडक्शन को बेसिकली दो कैटेगरीज में कैटेगराइज किया जाता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पार्टनर्स की जरूरत होती है, मेल और फीमेल। जैसे कि कुत्ते में, बिल्ली में, इंसानों में दिखता है, जिस तरह का रिप्रोडक्शन यहां पर होता है उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। यहां पर मेल और फीमेल की जरूरत होती है, तब जाकर रिप्रोडक्शन होता है। लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में ऐसा नहीं होता है। एक सिंगल ऑर्गेनिज्म नेक्स्ट जनरेशन के ऑर्गेनिज्म को, दैट मीन ऑफस्प्रिंग्स को पैदा कर सकता है अकेले। सेकंड पार्टनर की जरूरत नहीं होती है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कुछ अगर हम कैटेगराइज करने की कोशिश करें तो बहुत सारे कैटेगरीज में हम कैटेगराइज कर सकते हैं। तो यहां पर मैं शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि ऐसा हमें लगता है मानो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत छोटे छोटे जीव जंतुओं में दिखता होगा, लेकिन ये बहुत बड़े जानवरों में भी दिखता है। एक एग्जाम्पल है कोमोडो ड्रैगन। कोमोडो ड्रैगन में इन सम केसेस, इन सर्टन सिनेरियो, कुछ सिनेरियोज में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखता है। तो इसके बारे में हम लोग अंत में बात करेंगे, जब हम गैमोजेनेसिस पे बात करेंगे उस समय हम देखेंगे कि इसी का एक कैटेगरी है पार्थेनोजेनेसिस। वहां पर कोमोडो ड्रैगन के बारे में हम जानेंगे कि वहां पर किस तरह से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, बिना सेकंड पार्टनर के यहां पर रिप्रोडक्शन होता है। तो चलिए शुरू करते हैं फिशन से। ये सबसे प्रिमिटिव जो लाइफ या प्रिमिटिव जो ऑर्गेनिजम्स है वहां पर ये प्रोसेस दिखता है रिप्रोडक्शन का। तो फिशन का ये जो प्रोसेस है ये मेनली बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ वगैरह में दिखता है। यहां पर एमीबा वाला केस हम देखेंगे, एमीबा में भी फिशन दिखता है। तो यहां पर इस वीडियो में, यहां पर इस क्लिप में आप देखेंगे ये जो अमीबा है ये पेरेंट अमीबा है, एक सिंगल ऑर्गेनिज्म है। ये सिंगल ऑर्गेनिज्म किस तरह से डॉटर ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट होगा, मतलब ऑफस्प्रिंग बनेगा। यहां दो अमीबा में ये देखे इस तरह से टूट गया। जैसे सेल डिवीजन होता है उसी तरह से यहां पर भी एक अमीबा जो है, जिसे कि हम लोग पेरेंट अमीबा कहेंगे, ये पेरेंट अमीबा है। ये पेरेंट अमीबा दो हिस्सों में टूट गया। ये जो टूटना है इसी को फिशन कहा जाता है और यहां पर दो ऑर्गेनिज्म बना। तो ये जो दो ऑर्गेनिज्म होगा इसे हम डॉटर ऑर्गेनिज्म कहेंगे या डॉटर अमीबा, इस केस में डॉटर अमीबा कहेंगे, और जिससे ये टूटा उसे हम पेरेंट अमीबा कहेंगे। तो ये जो बहुत ही प्रिमिटिव जो लाइफ है वहां पर इस तरह का रिप्रोडक्शन दिखता है, इसे फिशन कहा जाता है। मेनली चूंकि एक ऑर्गेनिज्म दो हिस्सों में टूटा तो इस तरह के फिशन को बाइनरी फिशन कहा जाता है। तो इस तरह का जो बाइनरी फिशन है इसमें कोई डायरेक्शन मैटर नहीं करता। हो सकता है ये इस तरह से यहां से ये डिवाइड कर जाए। यहां पर मान ले एक अमीबा है, ये कहां से डिवाइड करेगा, किस प्लेन में ये डिवाइडेड होगा, ये फिक्स्ड नहीं होता। हो सकता है वो इस प्लेन में डिवाइडेड हो जाए या फिर हो सकता है इस प्लेन में डिवाइडेड हो, किसी भी प्लेन में ये डिवाइडेड हो सकता है, ऐसे ये डिवाइड हो सकता है। तो यहां पर इस तरह का डिवीजन दिखता है जहां पर कोई सर्टेन डायरेक्शन, कोई सर्टेन प्लेन को फॉलो नहीं करता है ये डिवीजन। लेकिन इन सम केसेस, कुछ केसेस में ये सिर्फ एक ही सर्टेन प्लेन में ही डिवीजन हो सकता है। उस तरह का एक एग्जाम्पल है लिशमेनिया, जिसके कारण काला जर होता है।
कालाजार जो बुखार है, बीमारी है, ये होता है। तो यहाँ पर ये जो डिवीजन होता है, अगर आप लिशमेनिया को देखें तो यहाँ पर लिशमेनिया है, ये ऐसे नहीं टूटता या फिर ऐसे नहीं टूटेगा। इसका टूटने का एक ही तरीका है, यहाँ से इस तरह से, इस डायरेक्शन में या इस प्लेन में ये इस तरह से ये टूटता है। वही इस फिगर में रिप्रेजेंटेशन है उसी का। सबसे पहले तो न्यूक्लियस टूटेगा 2 हिस्सों में, फिर इसका जो ऑर्गेनल्स है, ऑर्गेनल्स भी रेप्लिकेटेड होगा, ताकि दोनों हिस्से को, इस हिस्से को भी टूटने के बाद जो डॉटर ऑर्गेनिज्म बनेगा, दोनों हिस्से को अपना अपना जो सेल ऑर्गेनल्स है वो मिले और दोनों के पास न्यूक्लियस हो। इसीलिए पहले तो न्यूक्लियस टूटता है, फिर सेल ऑर्गेनल्स जो है साथ ही साथ टूटता है और फिर ये स्प्लिट होता है, 2 पार्ट में टूट जाता है। तो यहां पर भी ये जो फिशन है ये बाइनरी फिशन है, क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म 2 ऑर्गेनिजम्स में स्प्लिट हो रहा है। लेकिन कुछ केसेस में जो है सिंगल ऑर्गेनिज्म एक ही साथ साइमल्टेनियसली बहुत सारे डॉटर ऑर्गेनिज्म में टूट जाता है, डॉटर सेल में टूट जाता है। उसका एक एग्जाम्पल है मलेरिया वाला जो पैरासाइट है जिससे मलेरिया होता है, प्लाज्मोडियम जिसे कहा जाता है। प्लाज्मोडियम के केस में ये इस तरह का फिशन हमें दिखता है। इस तरह के फिशन को मल्टीपल फिशन कहा जाता है। मैं रिपीट कर दूं यहां पर कि एक ही सेल या एक ही ऑर्गेनिज्म, प्लाज्मोडियम का एक ही सेल, सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो इसे हम ऑर्गेनिज्म या सेल दोनों कह सकते हैं। तो एक ही सेल साइमल्टेनियसली, एक ही साथ बहुत सारे डॉटर सेल्स में टूट जाता है। तो इस तरह के फिशन को मल्टीपल फिशन कहा जाता है। तो ये जो फिशन है ये बड़ा ही प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स में दिखता है। अब आते हैं नेक्स्ट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ये है फ्रैगमेंटेशन। सो फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है कि कुछ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि स्पाइरोजाइरा, ये मैच्योर होने के बाद बहुत सारे फ्रैगमेंट्स में टूट जाता है। यहां पर देखिए ये स्पाइरोजाइरा है, यहां से ये टूटा, इस तरह से अलग अलग हिस्सों में ये टूट गया और टूटने के बाद, इस तरह से टूटने के बाद ये इस तरह से मैच्योर होता है आगे चल के। जो छोटे छोटे हिस्सों में ये टूटा वो आगे चल के मैच्योर होता है। तो बहुत सारे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है, मैच्योर होने के बाद छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में टूट जाता है और एक एक फ्रैगमेंट्स एक मैच्योर ऑर्गेनिज्म में डेवलप होता है। और यहां पर आप ध्यान दें, इस तरह के केसेस में, जो पिछले केस में भी हमने देखा, फिशन के केस में हमने देखा, तो इस तरह के केसेस में होता क्या है, चूंकि सेकंड ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व नहीं होता है, सेकंड पार्टनर इन्वॉल्व नहीं होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में, तो ऐसे सिचुएशन में जिससे टूट के ये अलग हुआ उसी का जेनेटिक मटेरियल दोनों डॉटर सेल्स में या मल्टीपल जो डॉटर सेल्स है उसमें रहता है। इसका मतलब ये क्लोनिंग हो रहा है। जो पेरेंट सेल है उसमें जो जेनेटिक मटेरियल है वही मटेरियल कॉपी होके डॉटर सेल्स में आया। इसका मतलब हम कहेंगे, या डॉटर ऑर्गेनिज्म में आया, इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस में क्लोनिंग होता है। जो डॉटर ऑर्गेनिज्म है ओरिजिनल ऑर्गेनिज्म या पेरेंट ऑर्गेनिज्म का क्लोन होता है। तो ये प्रोसेस था फ्रैगमेंटेशन, जहां पर कि कुछ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि स्पाइरोजाइरा ये मैच्योर होने के बाद स्प्लिट होता है और एक एक टुकड़ा जो है ये डेवलप होके मैच्योर होता है। अब नेक्स्ट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आते हैं, ये है रीजेनरेशन। रीजेनरेशन जैसे कि प्लेनेरिया वगैरह में दिखता है। यहां पर होता क्या है कि अगर आप प्लेनेरिया को अगर आप काट दे तो फिर इसका जो छोटा छोटा हिस्सा होगा, जैसे कि यहां पर प्लेनेरिया को अगर हम यहां से इस जगह से और इस जगह से हम काट दे तो हमें ऐसे छोटे छोटे 3 टुकड़े मिले। अब ये टुकड़ा क्या होता है, आगे चल के यही टुकड़ा जो है ये टुकड़ा डेवलप करता है और डेवलप करके मैच्योर होता है और एक एक प्लेनेरिया में ये कन्वर्ट हो जाता है या मैच्योर होके एक एक फुल्ली ग्रोन प्लेनेरिया में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कुछ हद तक जो पिछले केस में हमने देखा था फ्रैगमेंटेशन वाले में, कुछ हद तक इसके साथ मिलता जुलता है। फ्रैगमेंटेशन में होता ये है कि जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है ये मैच्योर होने के बाद अपने आप स्प्लिट हो जाता है और छोटा छोटा टुकड़ा बाद में डेवलप होकर मैच्योर होता है। यहाँ पर इसे एक्सटर्नल एजेंट्स के हेल्प से या एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से अगर ये टुकड़ों में टूट जाए तो फिर ये आगे चल के इस तरह से मैच्योर, बहुत सारे मैच्योर ऑर्गेनिज्म में ये कन्वर्ट हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट केस की तरफ बढ़ते हैं।
तो यहां पर भी देखें, जो हम बात कर रहे थे, फिशन हो गया, फ्रैगमेंटेशन हो गया, रीजनरेशन, हर एक केस में देखिए एक ही ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है जो कि टूट रहा है और ये टूट के नेक्स्ट जनरेशन ऑर्गेनिज्म बना रहा है। तो ये सारे जो है ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल है। अब आते हैं बडिंग में, जो हमने हाइड्रा के केस में देखा था। एक बार फिर से देख लीजिए, हाइड्रा है ये, और ये हाइड्रा से निकला बड, यहां पर देखिए बड निकला, और यही बड धीरे 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 बड़ा हुआ, इस तरह से बड़ा हुआ, और बड़ा होते 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 एक समय ये इस पेरेंट हाइड्रा से ये अलग हो गया। देखिए सेकंड पार्टनर इन्वॉल्व नहीं है, एक ही हाइड्रा, एक ही ऑर्गेनिज्म, वहां से बड निकला, बड बड़ा हुआ और वो अलग हो गया, अलग होके नया हाइड्रा बना। तो ये भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ओके, सो यहां से अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन पे। ये भी एक तरह का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है, इस केस में ये प्लांट में ऐसा हमें दिखता है, इस तरह का रिप्रोडक्शन। तो अगर किसी प्लांट का, किसी प्लांट के केस में ये हमें दिखता है, तो कुछ प्लांट्स में अगर हम उसका रूट या स्टेम या फिर उसके पत्तों को काट के हम जमीन में गाड़ दे तो नया ऑर्गेनिज्म उसी से बन जाता है। जैसे कि हमें पता है कि अगर गुलाब का एक हम छोटा सा डाली काट लेते हैं, छोटा सा डाली यहाँ से अगर हम काट ले और उस डाली को अगर हम मिट्टी में गाड़ दें और फिर पानी वगैरह दें, तो फिर वहाँ से हमें एक नया गुलाब का पौधा मिलेगा। यहाँ पर भी ऑब्वियसली क्लोनिंग होगा क्योंकि सेकंड पार्टनर इन्वॉल्व नहीं होगा। इस पेड़ का जो सेल में जो जेनेटिक मटेरियल है, वही जेनेटिक मटेरियल उसमें भी रहेगा जो नया पौधा बनेगा। तो यहाँ पर भी क्लोनिंग ही होता है। और जो केले का पेड़ होता है, केले के पेड़ में भी इस तरह का रिप्रोडक्शन हो सकता है। जैसे यहाँ से इसका जो रूट है, इस केले के पेड़ का जो रूट है, ये मेन पौधा है केले का। तो ये जो रूट है, रूट से ही निकलता है ऑफ शूट, यहाँ से ऑफ शूट निकलता है जिसे कि पप कहा जाता है अंग्रेजी में। तो ये जो ऑफ शूट है, ये इसी पौधे का जो मेन पौधा है, केले का जो मेन पौधा है, ये वाला जो मेन पौधा है, इसी का ऑफ शूट है। इसी के जो रूट है, उसी रूट से निकला हुआ एक ऑफ शूट है। तो ये ऑफ शूट जो अगर आप इसे काट ले, इसे काट के अगर आप किसी दूसरे जगह पे गाड़ दे, जमीन में गाड़ दे, तो फिर यहाँ से नया पौधा, नया केले का पौधा उग आता है। यहाँ पर भी जेनेटिक मटेरियल सेम ही होगा क्योंकि यहाँ पर भी यही वाला जेनेटिक मटेरियल, इसी पौधे का जेनेटिक मटेरियल इसमें भी है। तो यहाँ पर भी क्लोनिंग ही होगा। तो इस तरह से हमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन दिखता है। अब नेक्स्ट जो रिप्रोडक्शन है, स्पोर फॉर्मेशन। क्या होता है, कुछ पौधों में और एल्गी वगैरह में क्या होता है, इस तरह का एक ब्लॉब ऑन अ स्टिक, मतलब एक स्टिक जैसा हिस्सा रहता है और उसके आगे एक ब्लॉब जैसा हिस्सा रहता है, गोल गोल ब्लॉब जैसा इस तरह का हिस्सा रहता है। और इस ब्लॉब के अंदर स्पोर्स रहता है, छोटे छोटे स्पोर्स रहता है। और वो स्पोर्स अगर यहाँ से निकल के किसी ज़मीन के किसी हिस्से में गिर जाए और वहाँ पर अगर अनफ मॉइस्चर रहे, मतलब अनफ पानी रहे, तो वहाँ से नया पौधा उग आता है। तो यहाँ पर भी क्लोनिंग ही होता है क्योंकि सेकंड पार्टनर तो इन्वॉल्व है नहीं। अब स्पोर फॉर्मेशन के बाद आते हैं एगामोजेनेसिस पे। एगामोजेनेसिस में क्या होता है कि मेल गैमेट की जरूरत नहीं होती है, जो फीमेल पार्ट होता है वही आगे चल के मैच्योर हो जाता है बिना मेल गैमेट के। तो वो अगर इस तरह से मैच्योर होता है और नया ऑर्गेनिज्म बनता है तो इसे एगामोजेनेसिस कहा जाता है। इसी का एक टाइप होता है पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस में क्या होता है, फीमेल बॉडी में जो एग बनता है, जो नॉन फर्टिलाइज्ड या अनफर्टिलाइज्ड एग है, वही एग जनरली क्या होता है, जो फीमेल बॉडी में जो एग बनता है अनफर्टिलाइज्ड एग, वो मेल गैमेट से फर्टिलाइज्ड होता है। जब मेल गैमेट जाके उससे अटैच्ड होता है तब जाके वो फर्टिलाइज्ड होता है। लेकिन इन सम केसेस कभी कभी एक बहुत बुरे स्थिति में मान ले अगर इस तरह का कोमोडो ड्रैगन का ही एग्जाम्पल लेते हैं, कोमोडो ड्रैगन में पार्थेनोजेनेसिस दिखता है। तो अगर मान ले इसे आइसोलेट कर दिया गया और इसके अंदर एग बन रहा है, तो इस तरह के सिनेरियो में अगर कोई मेल पार्टनर अवेलेबल ना हुआ तो वही अनफर्टिलाइज्ड एग जो है अपने आप ये डेवलप कर जाता है।
तो ये कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म में दिखता है। सबसे बड़ा तो कोमोडो ड्रैगन है, जहां पर पार्थेनोजेनेसिस दिखता है। तो हम कह सकते हैं कोमोडो ड्रैगन सबसे बड़ा एनिमल है जहां पर हमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखता है। तो जिस एग को, अनफर्टिलाइज्ड एग को मेल गैमेट की जरूरत है, वैसे मैं आपको बता दूं कोमोडो ड्रैगन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है मेनली, लेकिन कुछ स्पेशल सिनेरियो में, कुछ ऐसे सिनेरियो में जहां मेल पार्टनर की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो उस समय जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए, लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए नेचर का दिया हुआ ये एक इनेट क्वालिटी, नेचर का ही दिया हुआ एक क्वालिटी इनके पास होता है कि ऐसे सिनेरियो में ये रिप्रोड्यूस कर सके। तो वो अनफर्टिलाइज्ड एग जो है वो अपने आप डेवलप कर जाता है और न्यू इंडिविजुअल या नया ऑर्गेनिज्म बनता है। तो यहां पर भी हम कह सकते हैं ये क्लोनिंग है, क्योंकि यहां पर सेकंड पार्टनर अवेलेबल नहीं है, तो उसका जेनेटिक मटेरियल के साथ इसका जेनेटिक मटेरियल फ्यूज नहीं हो रहा। जब तक वो फ्यूजन नहीं होगा, एक साथ मिलेगा नहीं, तो फिर जो जेनेटिकली न्यू ऑर्गेनिज्म वो नहीं बनेगा, सेम जेनेटिक मटेरियल का ऑर्गेनिज्म बनेगा, जिसे कि हम क्लोनिंग कहते हैं। तो इस तरह के केसेस में क्लोनिंग होता है। जेब्रा शार्क में भी इस तरह का सिनेरियो दिखता है, लेकिन मैं आपको बता दूं इनमें मेनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखता है, लेकिन कुछ सिनेरियो में इनमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसे केसेस में हमें दिखता है। और बीज में, मधुमक्खियों में भी इस तरह का जो अनफर्टिलाइज्ड एग है वो अपने आप डेवलप होने का केस दिखता है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बहुत अलग अलग तरीके से हो सकता है। उन्हीं के बारे में आज हम लोगों ने बात किया। तो ये जो टॉपिक था ये था स्टैंडर्ड 10th का चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। अब हम लोग अगले वीडियो में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शुरू करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।